एक लड़की को पता चलता है कि मैजिक रियल है और वही मैजिक उसकी माँ को पत्थर बना देता है। लेकिन ये हुआ कैसे? आइए जानते हैं। सेटअप। कोको का जादू से प्यार। ये कहानी है कोको की। एक छोटी सी लड़की जो एक गांव में रहती है। कोको को मैजिक से दीवानगी है, जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट से होता है या मुझे एनीमे से। वैसे कोको को जादू से है। उसकी पूरी दुनिया में विचेस एग्जिस्ट करती हैं, पर लोग मानते हैं कि मैजिक एक जन्मजात गिफ्ट है। या तो तुम एक विच यानी मैजिशियन पैदा होते हो या नहीं। और कोको, वो एक नॉर्मल लड़की है, कोई मैजिकल पावर्स नहीं। एक दिन कोको अपने विलेज में एक यंग मैन से मिलती है जो उनकी दुकान पे आता है। वो कपड़ा काटने में उसकी हेल्प मांगता है। कोको इतनी अच्छी से काट के देती है कि वो कहता है, तुम्हारे हाथ तो जादू की तरह चलते हैं। कोको तुरंत मना करती है, नहीं नहीं, जादू तो इससे कहीं ज्यादा प्रीशियस और स्पार्कली है। भाई, ये लड़की जादू की फैन गर्ल है। फिर कोको एक्साइटेड होके बताती है कि बचपन में एक फेस्टिवल में उसे एक मास्क्ड विच मिला था। उस विच ने उसके सामने रियल मैजिक करके दिखाया और कोको ने वहां से एक मैजिक पिक्चर बुक और एक वांड खरीद लिया। पर जब मम्मी को बताया, मम्मी ने हंस के बोल दिया कि बेटा, जादू सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे पैदा होते हैं। तुम नॉर्मल हो। मम्मी ने मजाक में कहा, अगर घर तक चलने में जमीन चमकती रहे तो शायद तुम विच बन सकती हो। कोको ट्राई करती रही, पर जमीन नहीं चमकी। दोस्तों, ये मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोको को दुनिया ने बता दिया कि उसका सपना इम्पॉसिबल है। और जब दुनिया कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो या तो तुम मान लेते हो या तो तुम पागल बन जाते हो। मैजिक का राज। सब कुछ बदल गया। तभी विलेज में धमाका होता है। पेगासस कैरेज पलट गई क्योंकि एक छोटा बच्चा नीचे घुस गया था। सब लोग पैनिक कर रहे हैं, पर वो यंग मैन जो कोको को पहले मिला था, कामली आगे आता है, अपनी हैट पहनता है और कहता है, मैं एक विच हूँ, मेरा नाम क्विफरी है। कोको की आंखें चमकने लगती है। वो तुरंत क्विफरी को रिपेयर के लिए अपने घर की वर्कशॉप ऑफर करती है। क्विफरी मान जाता है, पर एक कंडीशन रखता है, बाहर खड़े रहो और अंदर कोई झांकने नहीं चाहिए। अब दोस्तों, अगर तुम्हें कोई बोले कि अंदर मत देखो, तो पहली चीज क्या करोगे? अंदर देखोगे? और कोको ने बिल्कुल यही किया। उसने क्रैक से अंदर देखा, और जो देखा, उसका पूरा वर्ल्ड उल्टा हो गया। कोई फ्री स्पेल नहीं कास्ट कर रहा था, वो ड्रॉ कर रहा था, इंक से पैटर्न्स बना रहा था। और जैसे ही पैटर्न्स कंप्लीट हुआ, नीली रोशनी चमकी और कैरेज ठीक हो गई। कोको को समझ आया, मैजिक कास्ट नहीं होती, मैजिक ड्रॉ होती है। तबाही। माँ को पत्थर बना दिया। क्विफरी कैरेज फिक्स करके चला जाता है। रात को कोको अपने कमरे में बैठी है और सोचना बंद नहीं कर पा रही। उसने वो पेन निकाला जो पिक्चर बुक के साथ मिली थी और ड्राइंग शुरू कर दी। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर एक बूंद इंक ने सर्कल को कनेक्ट किया और पूरा पैटर्न खुद कंप्लीट हो गया। रोशनी फटी, छोटे छोटे फायरवर्क्स निकले और कोको हैरान रह गई। उसने मैजिक कर दिया। एक नॉर्मल लड़की ने बिना किसी गिफ्ट के मैजिक कर दिया। अब कोको और एक्साइटेड हो गई। उसने पिक्चर बुक से एक कम्प्लेक्स पैटर्न कॉपी करना शुरू किया, बहुत केयरफुली, बहुत स्लोली। और जैसे ही वो पैटर्न कंप्लीट हुआ, क्विफी कमरे में घुसा और कोको को उछाल के बाहर ले गया। एक सेकंड बाद कोको को पूरा घर बर्फ में ढल गया और उसकी माँ जो बाहर आई थी उसे ढूंढने, वो भी बर्फ में बंद हो गई। कोको चीख रही है, रो रही है, अपनी माँ के पास जाना चाहती है, पर क्विफरी रोक लेता है। कोको खुद को ब्लेम कर रही है, ये सब मेरी गलती है। लेकिन क्विफरी कहता है, नहीं, ये तेरी गलती नहीं है। मैजिक का सच जानबूझ के छुपाया गया है ताकि ये ट्रेजेडीज ना हो। क्विफरी एक्सप्लेन करता है कि कोई भी मैजिक यूज कर सकता है, स्पेशल इंक और कास्टिंग सील से। और क्योंकि कोको ने यह सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है, क्विफरी का फर्ज है कि उसकी मेमोरी इरेज कर दे। कोको डेस्परेट होके बोलती है, प्लीज मेरी मेमोरी मत मिटाओ। अगर मेमोरी गई तो मैं अपनी माँ को भी भूल जाऊंगी। और फिर वो कुछ ऐसा बोलती है जो क्विफरी को फ्रीज कर देता है। मैंने इस पिक्चर बुक के सारे पैटर्न्स याद कर लिए हैं, विच बनना एक ही रास्ता है। क्विफरी को रियलाइज होता है कि कोको के ब्रेन में ऑलरेडी सारे पैटर्न्स हैं, और अगर वो पिक्चर बुक ट्रेस कर सके, तो जिसने ये बुक कोको को दिया था, वो उस मिस्टीरियस विच तक पहुंच सकते हैं और शायद कोको की माँ को बचा सकते हैं। क्विफरी कोको से कहता है, अगर तुम सच में अपनी माँ को बचाना चाहती हो
तो तुम्हें मैजिक का सीक्रेट हमेशा के लिए छुपाना होगा। जो एक बार सच जान ले, उसका कोई रास्ता वापस नहीं। और अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता है, विच बनना। क्विफरी कोको को ले जाता है अपने एटलियर में। ये एक तरह का मैजिक स्कूल है, पर हॉगवर्ट्स जैसा फैंसी नहीं, बल्कि एक कोजी कॉटेज जिसमें सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स हैं। रास्ते में क्विफरी बताता है कि उसने कोको के घर के अराउंड गार्ड ब्रेयर सीड्स लगाए हैं, जो एक बैरियर बनाएंगे ताकि कोई पास ना आ सके जब तक वो उसकी माँ के लिए इलाज ढूंढते हैं। एटलियर पहुंचते ही कोको की मुलाकात होती है क्विफरी की 2 फीमेल स्टूडेंट्स से। क्विफरी उसे वही यूनिफॉर्म देता है जो उसकी स्टूडेंट्स पहनती हैं, और पहला लेसन शुरू होता है, मैजिक की हिस्ट्री, टैक्ट का दिन। क्विफरी बताता है कि बहुत पहले मैजिक कोई स्पेशल चीज नहीं थी, किसी के पास भी हो सकती थी, बस करेक्ट पैटर्न्स और स्पेशल इंक चाहिए थी। पर यही तो प्रॉब्लम थी, लोगों ने हर तरह के डेंजर स्पेल्स बनाए, जैसे तुम्हें अनलिमिटेड पावर दे दो और बोलो रिस्पॉन्सिबल बनो। क्या होगा? तबाही मचेगी। भाई ये तो बेसिकली सबको इंटरनेट देने जैसा है। अनलिमिटेड पावर, जीरो अकाउंटेबिलिटी। इवेंचुअली जो अच्छे मैजिक यूजर्स बच्चे थे, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा विचेस। इन्होंने लोगों की मैजिक की मेमोरी इरेज कर दी और इसका सीक्रेट सिर्फ अपने चुने हुए बंदों को दिया। इस इवेंट का नाम पड़ा डे ऑफ द पैक्ट। तब से दुनिया ये मानती है कि मैजिक सिर्फ स्पेशल लोगों को मिलती है, पर सच ये है कि किसी को भी ये मिल सकती है। फॉरबिडन मैजिक क्या अलाउड है, क्या नहीं? कोको पूछती है फॉरबिडन मैजिक के बारे में। क्विफरी उसे अंडरग्राउंड ले जाता है और एक्सप्लेन करता है कि फॉरबिडन मैजिक उन स्पेल्स से बनी है जो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में बनाई गई थी। सिंपल रूल, जो भी मैजिक सीधा ह्यूमन बॉडी पे कास्ट हो वो बैंड है। ट्रांसफॉर्मेशन बैंड, अगर चेंज बैंड, टेलीपोर्टेशन बिना दरवाजे के बैंड, किसी के थॉट्स कंट्रोल करना बैंड, किसी को हार्म करना बैंड, और किसी को हील करना भी, हाँ वो भी बैंड। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, मेमोरी इरेज करना। फिर क्विफरी एक कूल स्पेल दिखाता है, विंडो वे। ये मैजिक 2 विंडोज को कनेक्ट करती है जिसमें आइडेंटिकल पैटर्न्स होते हैं। एक विंडो से देखो तो हिल्स दिखती है, सील चेंज करो तो लेक दिख जाती है। वो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट करता है, टावर ऑफ टॉम्स। ये एक मैसिव लाइब्रेरी है जहां मैजिक की सारी बुक्स ऑटोमेटिकली कॉपी होती हैं जब भी कोई लिखता है, पर अंदर जाने के लिए लाइब्रेरियन ट्रायल्स पास करने पड़ते हैं। कोको का गोल क्लियर है, उस टावर में जाना है, पिक्चर बुक ढूंढनी है और माँ को बचाना है। अगोट आउटसाइडर वेलकम नहीं है। कोको की रूममेट है अगोट, और भाई ये लड़की कोको को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगोट सीधा बोल देती है कि स्टूडेंट सालों तक प्रैक्टिस करती हैं, उनके नेल्स काले पड़ जाते हैं इंक से, मुश्किल एग्जाम्स पास करती हैं, तब जाके विच बनती हैं। और तू एक आउटसाइडर जो कल आई है, उसे भी वही अपॉर्चुनिटी मिले, बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई एगोट वो टाइप की स्टूडेंट है जो स्कूल में न्यू एडमिशन वाले बच्चों को इमीडिएटली परेशान करती है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि उसके भी अपने रीजंस है, तो पेशेंस रखना। पहला एग्जाम, डेडम रेंज ट्रायल। क्विफरी ग्रेट हॉल जाता है जहां अलायरा नाम की विच उसे मिलती है। अलायरा कोको के बारे में बात करती है, कहती है कि कोको का कनेक्शन हो सकता है मिस्टीरियस ब्रिम्ड कैप से जो क्विफरी सालों से ढूंढ रहा है, पर क्विफरी मना करता है। कोको ने अभी एग्जाम्स भी नहीं दिए, उसे डेंजर में डालना गलत है। मीनवाइल अगोट सीक्रेटली कोको का एग्जाम अरेंज कर देती है। वो कोको से कहती है, तेरा पहले एग्जाम है, कॉन्सेंट ऑफ द क्राउन। तुझे डियाडम रेंज के टॉप पे जाना है, पर एक रेयर हर्ब तोड़ के लानी है। सिर्फ 3 मैजिकल टूल्स ले जा सकती है। और सुन, ये तेरी एकमात्र चांस है। फेल हुई तो क्विफरी की स्टूडेंट नहीं रहेगी, एटिलियर छोड़नी पड़ेगी। अगोट कोको को 3 चीजें देती है, गाइडेंस और वेपोर बबल और अपनी लिविटेटिंग शूज। कोको शूज पहनती हुई माउंटेन के बेस पे पहुंचती है और देख के हैरान रह जाती है। डेडम रेंज पे उड़ते हुए पहाड़ हैं, आसमान में लटकती हुई जमीन के टुकड़े, ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ फ्लाइंग शूज। कोको शूज से उड़ने की प्रैक्टिस करती है और सीधा रिवर में गिर जाती है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसकी कॉन्जूरिंग इंक पानी में बह गई और शूज के सोल्स पे जो कास्टिंग सील्स थी वो धुल गए। अब उसके पास कुछ नहीं है, नो शूज, नो इंक, कुछ नहीं। जुगाड़ की जीत, माँ से सीखी चीज काम आई। तैतिया को पता चलता है कि कोको ऑलरेडी ट्रायल में है और वो पैनिक करती है। डेडम रेंजेस साल इतना ऊपर है कि एक्सपीरियंस्ड विचेस के लिए भी मुश्किल है, बिगिनर के लिए तो इम्पॉसिबल है। पर कोको हार नहीं मानती,
उसे अचानक याद आता है कि उसकी माँ ने सिखाया था कपड़े के साथ काम करते वक्त चौक से सीधी लाइंस कैसे खींची जाती है। कोको अपने पास की एक बड़े लाल कपड़े की कास्टिंग सील्स ड्रॉ करती है और स्पेल काम करती है, और वो उस कपड़े को फ्लाइंग डिवाइस की तरह यूज करती है और बार बार ऊपर जाने की कोशिश करती है। गिर जाती है, फिर ऊपर, गिर जाती है, फिर ऊपर। फाइनली वो टॉप पे पहुंच जाती है और डायडियम हर्ब तोड़ लेती है। उसी वक्त क्विफरी वापस आता है और पैनिक होता है। वो पोर्टल खोलता है, सबको लेके, और समिट पर जाता है, पर कोको ऑलरेडी वहां खड़ी है, हर्ब हाथ में लेकर। तैतिया कोको को गले लगाती है। कोको प्राउडली अगोट को हर्ब दिखाती है और प्रूफ के तौर पे, लेकिन अगोट बिना कुछ बोले मुड़ के चली जाती है। भाई अगोट के इमोशंस पढ़ो। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोको पास करेगी, और अब उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आउटसाइडर असली है। क्विफरी कोको को डांटता है कि फिर कभी ऐसी रेकलेस हरकत मत करना, पर साथ ही उसे अपेरेंटाइज विच का ऑफिशियल टाइटल दे देता है, और फिर उसका सर पे एक पॉइंटेड विच हैट रखता है और कहता है, इसका हाइट कभी मत बोलना, इसका वेट कभी मत बोलना। कलहन, विचेस का टाउन और मिस्टीरियस विच। कोको के लिए एक नई प्रॉब्लम है। उसने एगोट के शूज खराब कर दिए हैं ट्रायल में। वो फायर स्पेल सीखने की कोशिश करती है शूज रिपेयर करने के लिए, पर फ्लेम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। क्विफरी डिसाइड करता है कि कोको का पैंट सूटेबल नहीं है और सबको ले जाता है कलहन, एक विचेस का टाउन जहाँ मैजिक सपल्स मिलती हैं। वहाँ वो मिलते हैं नॉल नोआ से, जो एक मैजिक की चीजों की दुनिया का ओनर है। नॉल नोआ कोको को दिखाता है कि कॉन्जोरिंग इंक कैसे बनती है सिल्वर वुड ट्री से, जो दुनिया का एकमात्र सोर्स है इस प्रेशियस मटेरियल का। एक ओल्ड लेजेंड भी है कि एक सिल्वर वुड ट्री को एक विच से प्यार हो गया था और उसने अपना खून इंक के रूप में और अपनी ब्रांचेस वॉन्ड के रूप में दे दिए थे। तभी कोको को कुछ दिखता है जो उसका खून जमा देता है। वही मिस्टीरियस विच जिसने उसे बचपन में पिक्चर बुक दी थी वहाँ खड़ी है। कोको उसके पीछे भागती है बिना सोचे समझे। तैतिया और रिचे गोट को खींचते हुए उसके पीछे जाते हैं, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। फ्लोर्स और वॉल्स सफेद पत्थर के बन जाते हैं। ये कलह नहीं है, ये कोई और जगह है। फॉरबिडन मैजिक से ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। मिस्टीरियस विच एक मैसिव ड्रैगन के साथ अपीयर होती है और कोको की तरफ देख के कहती है, यही है जिसे हम ढूंढ रहे थे, हमारी एकमात्र उम्मीद। सब लोग भागने लगते हैं। अगोट ड्रैगन को फायर मैजिक से डिस्ट्रैक्ट करती है, पर ग्रुप एक लूप में फंसे हैं। चाहे कितना भी भागो, वापस वहीं पहुंचते हो जहां से निकले थे। अगोट समझ जाती है कि कास्टिंग सील ढूंढना पड़ेगा जो ये लूप क्रिएट कर रहा है। कोको बताती है कि उसने उसकी लोकेशन देखी थी और ड्रैगन गार्ड कर रहा है। कोको सजेस्ट करती है कि ड्रैगन से लड़ने के बजाय उसे सुलाओ। तेजिया की मैजिक से इंस्पायर होके वो एक वार्म क्लाउड बेड बनाने का प्लान करती है। प्लान काम करता है। ड्रैगन क्लाउड बेड पे लेट के सो जाता है, एग्जैक्टली जैसे मेरा बिल्ला हीटर के पास होता है। गर्ल्स कास्टिंग सील मिटाने भागती है, पर पूरी जगह क्रम्बल होने लगती है। अगोट गिर जाती है और बिना शूज के वो वापस उड़ नहीं सकती। ड्रैगन जाग जाता है और उसे खाने वाला है। तभी क्विफरी अराइव होता है और एक मैसिव वाटर ड्रैगन समोन करता है जो बीस्ट को ओवरवेल्म कर देता है। क्विफरी का राज, कुछ तो छुपा रहे हो। मिस्टीरियस विच कोको के अनकॉन्शियस माइंड में आती है और कहती है, तू स्पेशल है, मैं तुझे वो सिखाऊंगी जो क्विफरी कभी नहीं सिखाएगा। कोको जाती है और सब सेफ वापस कलम में है। वो रोती है और माफी मांगती है सबसे, और क्विफरी तैतिया से पूरी कहानी सुन के कहता है कि एक्चुअली कोको ने सबको बचाया। आइडियाज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ड्राइंग स्किल्स। लेकिन पीछे से क्विफरी नॉन नोआ से कहता है कि अननोन कास्टिंग सील की इंक इन्वेस्टिगेट करो और नाइट्स मोरालिस को मत बताना। नॉन नोआ मना करता है और क्विफरी की सीरियस आंखों के सामने झुक जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिटेल है दोस्तों, क्विफरी के पास अपने राज हैं। वो ब्रिम्ड कैप्स को ढूंढ रहा है सालों से, और कोको उसकी सबसे बड़ी लीड है। क्या वो सच में कोको की हेल्प करना चाहता है या वो कोको का यूज कर रहा है? ये सवाल पूरी एनिमे का एंड में पता चलेगा। नाइट्स मोरालिस, मेमोरी इरेज फोर्स। अगले दिन कोको ड्राइंग प्रैक्टिस कर रही है जब क्विफरी का दोस्त ओलरुगियो आता है। जैसे ही ओलरुगियो को पता चलता है कि कोको ने फॉरबिडन मैजिक से कांटेक्ट किया है, वो तुरंत कहता है कि इसे नाइट्स मोरालिस के पास ले चलो, पर क्विफरी रोक लेता है। क्विफरी एक्सप्लेन करता है कि नाइट्स मोरालिस विचेस का एक ग्रुप है जो मैजिक की प्रोटेक्शन करता है। एक्ट के बाद के लोग क्लियर हैं, जो भी फॉरबिडन मैजिक यूज करे या उसका सीक्रेट जाने, उसकी मेमोरीज इरेज होगी। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब कोको की मेमोरीज और क्विफरी की भी मेमोरीज खतरे में है।
तभी एक आदमी आता है, कहता है कि उसका बेटा एक कैरेज में फंसा है, ब्रिज टूट गया है और फ्लडिंग हो रही है। अगोट भी साथ जाने की जिद करती है। ब्रिज पे पहुंचते हैं तो सिचुएशन क्रिटिकल है, कैरेज बहने वाली है। क्विफरी एक मैजिकल स्वॉर्ड निकालता है, रेन क्लेवर, जिसपे कास्टिंग सील्स कार्व्ड हैं। एक स्विंग में वो पूरी नदी को चीर देता है, सेफ पाथ बना देता है और रूगियो लड़के को बचा लेता है। नदी का संकट और नाइट्स का हमला, सब लोग सेफ हैं, पर अचानक रेस्क्यूड लड़का वापस नदी की तरफ भागता है कुछ लेने। ब्रांच टूट जाती है, डेब्रिस में फंस जाता है और कोको भी करंट में बहने लगती है। अगोट रियलाइज करती है कि ये उसका मोमेंट है और वो नॉर्मल लोगों के सामने ओपनली मैजिक यूज नहीं कर सकती, वरना उसकी मेमोरी इरेज होगी। अगोट क्विकली सोचती है, क्लॉक के पीछे हाथ छुपा के मसल मेमोरी से स्पेल ड्रॉ करती है, एक लाइट बर्ड बनाती है जो क्राउड को डिस्ट्रैक्ट करे और कोको उस बच्चे को बचा लेती है। दोनों सेफ आसमान से फ्लोट करके वापस आते हैं। बाप बेटा को गले लगाता है। कोको को उम्मीद मिलती है कि एक दिन वो भी अपनी माँ को ऐसे ही बचा देगी, पर खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सिल्वर व्हाइट पैनेट्स कोको और अगोट को बांध देते हैं। नाइट्स मोरालेस आ गए हैं। वो पूछते हैं कि स्पेल किसने कास्ट किया और क्या ये लड़कियां प्रिम्ड कैप्स के साथ काम करती हैं। कोको देखती है कि कुछ गलत है, रॉक्स सैंड्स में बदल गए हैं, नदी वेपोर बन गई है। ये सब उसने नहीं किया था, पर नाइट्स को लगता है कि इतना बड़ा मैजिक बिना फॉरबिडन स्पेल के इम्पॉसिबल है और वो कोको की मेमोरी इरेज करने की प्रेपरेशन करता है। बिल्कुल लास्ट सेकंड पे टेथिया और रिचे कोको को बचा लेती हैं। क्विफरी आता है और ईस्थीस को वार्निंग देता है, मेरी स्टूडेंट्स को हाथ मत लगाना। ईस्थीस कोको को स्पेल रिक्रिएट करने को कहता है। वो करती है, पर रिजल्ट बहुत वीक है, जो प्रूव करता है कि लार्ज स्केल मैजिक उसका नहीं था। ईस्थीस जाते हुए वार्निंग देता है, अगर क्विफरी का इटलियर रिस्पॉन्सिबल निकला तो माफी नहीं मिलेगी। ताता, दोस्ती जो दिल छू ले। कोको बहुत ओवरवर्क कर रही है और एक दिन बेहोश हो जाती है। क्विफरी उसे कलहन के हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ मिलता है तारता, नाल नोआ का पोता, जो कोको को हॉस्पिटल तक गाइड करता है। तारता के बारे में एक सैड डिटेल है दोस्तों, उसकी आंखें सिल्वर वॉश हैं, मतलब वो दुनिया को सिर्फ सिल्वर शेड्स में देखता है, कलर्स नहीं दिख सकते। और क्योंकि विचेस के लिए आईसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तारता कभी विच नहीं बन सकता, चाहे कितना भी पढ़ ले। इमेजिन करो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा सपना फिजिकली इम्पॉसिबल है, पर फिर भी तुम ट्राई करते रहो। डॉक्टर कोको को ऑब्जॉर्व करने के लिए रखती है। तभी क्विफरी को आ गया एक तरह की इमरजेंसी कॉल, कहीं पे आग लगी है और लोगों को बचाना है। कोको कहती है, जाओ लोगों को बचाना, विच का फर्ज है। क्विफरी जाता है, लेकिन कोको अकेली है और डर रही है। तरता को याद आता है कि उसकी हैट हॉस्पिटल में छूट गई। वो वापस आता है और कोको की हालत देख के दवाई ढूंढने लगता है, पर बॉटल्स पे लेबल नहीं है। 3 बॉटल शॉर्ट लिस्ट करता है, पर कौन सी सही है। तब कोको स्पेल ड्रॉ करती है जो आइडेंटिफाई करे, और उसकी ड्राइंग अनबैलेंस्ड है। तारता बैलेंस समझता है, वो स्पेल कंप्लीट करता है, दोनों मिलके सही दवाई ढूंढ लेते हैं। भाई ये मोमेंट देखो, एक लड़का जो विच नहीं बन सकता और एक लड़की जिसे दुनिया विच नहीं मानती थी, दोनों ने मिलके एक मैजिक की। इसी को कहते हैं रियल मैजिक। 5 एग्जाम्स और रीच का राज। क्विफरी अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि विचेस को 5 टेस्ट पास करने होते हैं, कंटेस्ट ऑफ द क्राउन, सिंसियरिटी ऑफ द शील्ड, क्वेरी ऑफ द कोई वेव, गुडविल ऑफ हर ग्रेस और वर्ड्स ऑफ द वाइस। 3 से टावर ऑफ टॉम्स का एसेस मिलता है, 4 से फुल बिच बनते हो और 5 का मतलब है कि तुम खुद स्टूडेंट्स ले सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है यहाँ। रीच को एग्जाम से नफरत है, वो फ्रीली जीना चाहती है। अगोट का सपना है टावर ऑफ टॉम्स की लाइब्रेरियन बनना, उसकी फैमिली जनरेशन से लाइब्रेरियन रही है और कोको को टावर ऑफ टॉम्स में जाना है क्योंकि वहीं पे उसकी पिक्चर बुक का क्लू है। एक रात कोको प्रैक्टिस कर रही है जब वो रीच के सीक्रेट पैसेजवे में पहुंचती है, एक कोजी हिडन स्पेस जहां रीच अपने स्पेल्स रखती है। रीच बताती है कि वो दूसरों के स्पेल्स देखती नहीं, क्योंकि अगर देख ले तो कॉपी करना चाहेगी। वो सिर्फ अपने स्टाइल की मैजिक बनाना चाहती है। दूसरा एग्जाम और ब्रिम्ड कैप्स का हमला। अगोट को दूसरा टेस्ट मिलता है, सिंसेरिटी ऑफ द शील्ड। क्विफरी चाहता है कि रीच भी पार्टिसिपेट करे। रीच मना करती है क्योंकि वो अपने तरीके से काम करना चाहती है, पर क्विफरी कहता है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तू पार्टिसिपेट करे। रीच एक कंडीशन में मानती है, टेस्ट में वो जो चाहेगी वो करेगी। डील डन। टेस्ट के लिए एक केव के अंदर जाना है जहाँ माइग्रेशन हो रही है। रास्ते में एक ब्रोकन पाथ आता है, रीच अपनी मैजिक से क्रॉस करती है। अगोट स्टेयर्स बनाती है जो कोलैप्स होने लगती हैं, पर वो एज पकड़ लेती है और रीच उसे खींच लेती है। अब यूनी की बारी है।
मास्टर कुकरो का अप्रेंटाइज जो ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुका है यूनी फ्रीज हो जाता है और एडमिट करता है कि वो प्रॉपरली ड्रॉ ही नहीं कर सकता। जब लोग उसे देखते हैं उसके हाथ कांपने लगते हैं। भाई ये परफॉर्मेंस एंजाइटी है नेक्स्ट लेवल पे। पर रीच उसे एनकरेज करती है। यूनी अपने कपड़ों से मुंह ढक लेता है ताकि फोकस कर सके और तभी कुछ इनक्रेडिबल होता है। उसके कपड़े ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक नई फॉर्म में। पूरे एरिया में हवा चलती है। मास्टर अलायरा रोक नहीं पाती। यूनी बताता है कि ये उसकी मैजिक है। जब वो ये स्पेशल कपड़े पहनता है उसे लगता है कि वो अकेला है और तब वो फोकस कर पाता है, सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता है। कमेंट्स में बताओ यूनी की तरह किसी को स्टेज फ्राइट है? शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। रिम्ड कैप्स असली खतरा। तभी मास्टर अलायरा पे हमला होता है। रिम्ड कैप्स ने अटैक किया है। वो स्टूडेंट्स को वार्न करती है इनकी कुछ मत सुनो, आगे बढ़ते रहो। फिर वो गायब हो जाती है उनकी आंखों के सामने। एक मैसिव गोलेम क्विफरी के ग्रुप पे अटैक करता है। क्विफरी ततिया और कोको को शील्ड करता है जब वो एक अंडरग्राउंड एबिस में गिरते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा क्विफरी की पीठ पे लगता है। मीनवाइल अगोट का ग्रुप केव में भागता है। ब्रिम्ड कैप्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। यूनी को एक सक्शन फोर्स खींचती है एनिमी की तरफ, पर रीच मिस्ट स्पेल से बचा लेती है। डेड एंड पे पहुंचते हैं। अगोट सोचती है कि ब्रिम्ड कैप्स असल में क्या चाहते हैं और तभी उसे याद आता है वो कोको के पीछे है, अगोट के नहीं। अगोट बोल्डली ब्रिम्ड कैप्स के सामने जाके कहती है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो हमारे पास नहीं है। पर ब्रिम्ड कैप्स उसे कैप्चर कर लेते हैं और कन्विंस करने लगते हैं कि उनका तरीका बेहतर है। रीच रिएक्ट करती है और अगोट को बचा लेती है। और जब वो यूनी को बुलाते हैं वो गायब है। ब्रिम्ड कैप्स ने उसे पकड़ लिया है और उसे एक स्केल वर्क फर्म में बदल दिया है। रीच और अगोट डिमांड करती है कि उसे वापस करो, पर एनिमी कहता है अपने दोस्त को बचाना है तो हमारे गेस्ट बन जाओ। रीच यूनी के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार है, लेकिन अगोट उसकी जगह जाती है। वो रीच को ऑर्डर देती है मर्फन्स को उनकी फ्लॉक में वापस करो और मास्टर को सच बताओ कि केव के अंदर क्या हुआ। रीच की ऑब्जेक्शन से पहले अघोर ब्रिम कैप्स के साथ जा चुकी है। क्विफरी जख्मी और रोमनोन का सच। नीचे एबियस में ब्रश बड़ी कोको को जगाता है और दिखाता है कि क्विफरी बैडली हर्ट है। क्विफरी उसे चुप रहने को कहता है। एनिमीज पास हैं, तभी स्ट्रेंज चीजें दिखती हैं। लिविंग गोल्ड डेकोरेशंस जो विच को गालियां दे रहे हैं। क्विफरी बताता है कि ये रोमनोन के रहने वाले हैं, एक्चुअल इंसान जिन्हें मैजिक ने इस हाल में बदल दिया। ये लोग विचेस से नफरत करते हैं। क्विफरी डिक्लेयर करता है कि वो इनसे खुद लड़ेगा और अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। इसी क्लिफ हैंगर पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। ऑट्रो एंड सीटीए। तो दोस्तों ये थी विच हैट एटलर की सीजन 1 की पूरी कहानी, जहाँ मैजिक ड्राइंग से होती है। एक लड़की ने अपनी माँ को पत्थर बना दिया और अब वो विच बन के अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और एनीमे एक्सप्लेन करूं हिंदी में तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट्स में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद आया, कोको की डिटर्मिनेशन, अगोट का सैक्रिफाइस, तारता की दोस्ती या रीच का आर्टिस्ट माइंडसेट। मुझे सच में पढ़ना अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स। और हाँ, विच हैट एटलर का अगला सीजन अभी आगे रिलीज हो रहा है और बहुत कुछ और होने वाला है। ये देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।